सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम कराची के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कराची के लोगों को बहुत शिकायतें होती हैं कि कराची को पानी दो, कचरा उठाओ और नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ही बेहतर कर दो। लेकिन ये शहर हमेशा लावारिस ही लगता है। यहाँ के लोगों की एक और भी बड़ी शिकायत है, वो कहते हैं कि हमें सही तरह से गिना नहीं जाता, यानी मरदमशुमारी के हवाले से उनके काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची जो है वो बड़ा एक साफ़ सुथरा सा शहर था और उस वक्त इसकी जो आबादी थी वो तकरीबन 4.5 लाख के करीब थी और अपनी गरीब परवर सिफात और रोज़गार की बहुतात की वजह से इस शहर में लोग जो हैं वो खिंचे चले आते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वसाइल कम होते जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी कुछ महीने पहले कराची के लिए 1100 अरब रुपए के एक पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा कुछ भी होता हुआ। कल एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में और उसमें विफाकी वज़रा भी शरीक थे और उस पर यह कहा गया, वज़ीर आला सिंध ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM शहर की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। शहर की तरक्की के लिए काम क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे लगारी साहब से। लगारी साहब, आपको लगता है कल जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बातें हुई, बताया गया कि ये मंसूबे शुरू हो रहे हैं, इन मंसूबों पर अब सीरियस होकर कोई काम होगा? कराची को उसका हक मिलेगा आपके ख्याल में? आई थिंक ये स्टेक होल्डर्स तो सीरियस हैं। अच्छा। और इनके पास जो मुख्तस फंड है वो भी मौजूद है। उससे पहले ही सूबाई हुकूमत ने जो है 8 खरब के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया था, फिर वो उस पैसे को और वफाक के पैसे को मिलाकर दीगर प्रोजेक्ट्स की बात की गई। असल में ये जो पिछले दिनों इफ्तिताह हुआ था मलीर एक्सप्रेस वे का, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा। जो अब शहर को वहाँ तक ले जाएगा, जो DHA फेज़ 9 है वहाँ तक जाएगा और ये फासला जो है अब वो मिनटों की बात रह जाएगी, यानी घंटे नहीं लगेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। देखें, महमूदाबाद नाले की सफाई हो रही है, गुलबहार के नाले की सफाई हो रही है, रंगी टाउन के नाले की सफाई होती है। असल मसला ये होता है कि इन नालों की सफाई से वो जो गार्बेज पड़ा हुआ है इन जगहों पर वो अगर हट जाता है और नाले सफाई हो जाते हैं और इनको और ज़्यादा मॉडिफाई करें ताकि वो पानी जो है वो बहता रहे मुस्तकिल। लेकिन एक बात और भी है, अब बहकर कहाँ जाएगा? बहकर ये जाकर लियारी नदी में शामिल हो जाएगा या मलीर नदी में? अगर वहाँ पर अच्छे ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हों तो पानी रीयूटिलाइज हो सकता है। आप इसका जो है वो पानी दोबारा शहर को सप्लाई कर सकते हैं, वो इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रीटमेंट के बाद। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर इन प्रोजेक्ट्स पर काम भी हो रहा है और ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐलानात अच्छे हैं। ख़ास तौर पर मुझे तो ये अच्छा लगा है कि ऑरेंज लाइन भी बन रही है और ग्रीन लाइन भी बन रही है और मेट्रो भी बन रही है और येलो लाइन भी बन रही है। सिर्फ ये ऐलानात ही होंगे? नहीं, मेरे ख्याल में रकूम मौजूद हैं। अगर खाना ली गई और बांध ना ली गई, ये जो वो हैं स्टेक होल्डर्स, वो इसमें सीरियस हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है कराची में, उसको देखकर कराची में कोई निज़ाम ही नहीं है ट्रांसपोर्ट का। कराची में ज़ीरो निज़ाम है ट्रांसपोर्ट का। 4-8 बसें चल रही हैं, 4-8 मिनी बसें चल रही हैं। लोग अपने तौर पर सफ़र करते हैं। हर घर में एक बेचारों ने बाइक ले ली है, किसी ने कोई रिक्शा ले लिया है और सारे घर के 6 अफराद उसी बाइक पर बैठे होते हैं। कोई टैंकी पर, कोई टैंकी के बराबर में, फिर कोई आगे बच्चा बैठा होता है, 3 बच्चे पीछे, एक बेगम पीछे, बंदा 6 बंदों को 7 मिलाकर चल रहा होता है। तो कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ही नहीं है। हमने दुनिया में देखा है, बहुत से मुल्कों में देखा है, बहुत एडवांस जो बना है। में देखने की क्या जरूरत है लगाई साहब? लाहौर का बड़ा बेहतर है ट्रांसपोर्ट का। नहीं, लाहौर के निज़ाम पर भी मुझे, यानी निज़ाम तो ठीक बना है, लेकिन असल मसले का हल नहीं है। आपका मसला अब भी ये हल करने जा रहे हैं, येलो लाइन बना रहे हैं, ग्रीन लाइन बना रहे हैं, KCR बना रहे हैं, फुला बना रहे हैं, ये सारा कुछ बना रहे हैं। भाई सारे पर आप जो कुछ कर रहे हैं, आप अंडरग्राउंड बना रहे हैं। अंडरग्राउंड रेलवे मैंने देखी है, तेहरान में देखी है, और जिस तरह से वो बनी हुई है और जिस तरह से वो और डेवलप हुई है, वो तो कमाल ही है जनाब। ऐसा लगता है कि जैसे आप फ्रांस में घूम रहे हैं और अंडर ग्राउंड उस पर सफ़र कर रहे हैं, जैसे आप लंदन में घूम रहे हैं, इसी तरह का सफ़र होता है।
और कुछ ज़्यादा बड़ी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। अच्छा बन गई है ना, आपने बना ली हैं, या तो इनको गिराएं जो भी आपके सामने आ गई हैं, जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, जो चाइना कटिंग हुई है, जो रेलवे की ज़मीन बेची गई, जो किसी और की ज़मीन बेची गई है, तो आप उनको अगर रहने देना चाहते हैं, मैं तो समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इलीगल हैं तो उनको नहीं होना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर आप करते हैं तो फिर आप अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ जाएं। आप जो है वो ट्यूब तो बहुत अब आगे की चीज हो जाएगी इनके लिए, ये तो बसेज ही थोड़ी बेहतर क्यों नहीं है, दुनिया में दिल्ली में बन गई है। दिल्ली जैसा शहर जो फुटपाथों पर लोग सोते हैं, आपको पता है बम्बई में कितने लोग फुटपाथों पर सोते हैं, आपको पता है कि कितने स्लम्स में रहते हैं बम्बई के लोग। आप बम्बई एयरपोर्ट पर उतरकर आपको ऐसा लगेगा, घिन आएगी कि किस तरह से यार ये एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दुनिया भर का, और सारी दुनिया में यहाँ रेल पेल होती है, और वहाँ पर जो झोपड़पट्टी है वहाँ तो आप देख ही नहीं सकते। सुबह सुबह उठकर वॉशरूम नहीं है, लोग खुले मैदान में जो है ये तो आजाद के लिए नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। अच्छा। यहाँ पर हुकूमत का इंटेंशन हो तो फिर आप कुछ चीज़ों के लिए आपको डिटर्मिनेशन के साथ काम करना होगा। अब एक पेज पर हैं, मुझे ये है इतलात के सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस मामले में एक पेज पर हैं कि जी कराची को अब ऊपर उठाया जाए और उसको सारे मौके दिए जाएं। अगर सारे लोग ठीक तरीके से नेक नियति से काम करते हैं तो कराची का मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है। शिकवा तो लोगों का बनता है ना, वो कहते हैं मुल्तान जैसे शहर में भी मेट्रो चल रही है, कराची में दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। दूर दूर तक नामो निशान है। ग्रीन बस चलाने में कोई मसला नहीं है, अगर ये 4 महीने लगकर ये काम करें और जो जो उनके स्टेशन बने हैं उनको फाल करें और उसके बाद ग्रीन बस को चलाएं तो एक बड़ा मसला हल हो सकता है। लेकिन असल मसला तो इंटेंशन का है। वफाकी हुकूमत ने ये 2014 में शुरू हुआ था, 2014 से 15, 16, 17, 18, 19, 20 गुजर गया, 21 7वां साल जा रहा है। ग्रीन बस की हम वो बस ग्रीन बस ही सुन रहे हैं, हालांकि उसका पूरा रूट इन्होंने तैयार कर लिया है और आगे भी जो है वो तैयार हो सकता है अगर ये इनका इंटेंशन हो। तो मसला होता है नीयत का, और वफाकी हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट लिया था, उसको पूरा करना चाहिए था, और उसके बाद जो है सूबाई हुकूमत को अपने प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए और उन पर ज़रूर अमल करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने अगर किया है, शहबाज शरीफ को एक तो सपोर्ट थी अपने भाई की क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे, और मुल्तान लाहौर के लिए जो पैसा रखा गया वो 11 खरब से ज़्यादा पैसा रखा गया सिर्फ लाहौर के लिए, और वो फेडरल गवर्नमेंट का जो था, फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट था वो लाहौर पर लगाया गया। आप अगर फेडरल गवर्नमेंट का 1 साल का बजट इधर लगा दें तरक्याती बजट कराची में, लेकिन लाहौर के अलावा भी बड़े शहरों में पंजाब के काम हुआ है, फैसलाबाद हुआ है ना, इसलिए कि बड़ा सूबा था, बड़े फंड्स थे उनके पास डेवलपमेंट के फंड भी ज्यादा थे और वफाक भी उन्हीं को दे रहा था। अच्छा। अगर वफाक जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन करे और सूबा भी लगाए, ऐसा नहीं है कि सूबा अपने पैसे रख कर बैठ जाए या सूबे के पैसे लैप्स हो जाए या सूबे करप्शन की नजर हो जाए, तो ये सारी सूरत नहीं होनी चाहिए। अगर ये पैसे लगाए जाएं तो कराची में, सक्खर में, लाड़काना में और दीगर शहरों में एक बड़ी चेंज आ सकती है और आनी चाहिए। अच्छा, एक और भी बड़ा मसला है नालों की सफाई के हवाले से, तो वज़ीर आला सिंध ने बात कर दी, लेकिन तजावुज़ात हटाने की बात की। अगर अब तजावुज़ात हटती हैं तो लोगों के तो घर मिस्मार हो जाएंगे। मसला यहाँ पर यह आता है कि लोगों को मुतबादिल जगह नहीं मिलती, वो बेचारे तो रुल जाते हैं। अब आपको मैं क्या बताऊँ, आप सफ़र करें वहाँ से जो टूल प्लाजा है सुपर हाईवे पर, और वहाँ से आप आगे तरफ चलें तो आपको उसके दोनों तरफ लगता है कि पूरे का पूरा मुंबई वाला झोपड़पट्टी सीन जो है वो इधर है, और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों ने झुग्गियाँ डाल रखी हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि आप इन लोगों को फ़ौरन बेघर करें, यार आपके पास एक प्लानिंग है, आपके पास ज़मीन पड़ी हुई है। कराची के पास कई मुल्कों के से ज़्यादा ज़मीन पड़ी हुई है और आप उस ज़मीन पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर देते हैं। उसमें इन लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, इन लोगों के लिए कोई खुदा की बस्ती, वो हमारे मेहरबान दोस्त हुआ करते थे, वो जो जिन्होंने खुदा की बस्ती आबाद की थी, इस तरह की कोई खुदा की बस्ती यार आबाद करें। आप इस तरह की बस्तियां लगाएं जहां लोगों को, कम आमदनी वाले लोगों को घर सर छुपाने की जगह मिले। ये हुकूमत कर सकती है। और इस तरह के मकानात गिर जाते हैं, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो क्रैक होती हैं, उसके बाद लोगों को नहीं मिलती जगह, वो रुल जाते हैं, उनको नहीं पता होता वो किसके पास जाएं, किससे बात करें। नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन सुनने वाला होना चाहिए। अगर आप गवर्नेंस कर रहे हैं, अगर आप इस मुल्क पर रूल कर रहे हैं, तो आपको आबादी के हर तबके का ख्याल रखना पड़ेगा। ये क्या बात हुई कि आप कहें कि चोलिस्तान में और रोही में जो लोग और थल में जो लोग रहते हैं, हम उनकी खाना शुमारी नहीं करेंगे, इसलिए तो खाना बदोश हैं, एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं तो उनको गिना ही नहीं जाता है, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनते, वो लोग रुलते रहते हैं नस्ल दर नस्ल। वो हज़ार साल से अगर लोग मौजूद हैं कोई ज़मीन पर, तो यही लोग हैं इस जगह पर। अब उनको बेदखल किया जा रहा है, ज़मीनें अलाट की जा रही हैं धड़ाधड़।
धड़ाधड़ चोलिस्तान की ज़मीनें बंदर बांट हो रही है, गाजर मूली की तरह बेची जा रही हैं और अलाट की जा रही हैं, और उनके लिए 3 दरियाओं से पानी निकाल कर वहाँ उसकी तरफ ले जाया जा रहा है। आबादकारियाँ हो रही हैं, आबादकार लाए जा रहे हैं, जो मकामी लोग हैं वो रुल गए हैं, बर्बाद हो गए। तो हमारे यहाँ नाइंसाफ़ी चल रही है ना। इसका नतीजा ये है, कराची में भी इस तरह की सूरत हाल है, लोगों को घर नहीं मिलते हैं, उनको बेघर कर देते हैं आप, फिर वो कहाँ जाएँ, फुटपाथ पर सोएं। मर्दमशुमारी के हवाले से आज पीएसपी रैली भी निकाल रही है। ये मर्दमशुमारी वाला मसला आपको लगता है कभी हल होगा? ये तो बड़े अरसे से सुन रहे हैं। नहीं, देखें, अगर आप कराची की आबादी 1,45,000 या 48,000 या 49,000 जाहिर करेंगे तो लोग इस बात को मानेंगे नहीं। लोग कहेंगे कराची बहुत ज़्यादा फैल चुका है। मैंने जिस वक्त कराची की जो लास्ट ईमानदारी से की जाने वाली मर्दमशुमारी थी 81 में, अब होता क्या था कि 51 में हुई, 61 में हुई, 71 में हुई। 71 में नहीं हो सकी, लेकिन उसके बाद हुई, क्योंकि वहाँ पर तो उस वक्त तो पाकिस्तान बहुत बड़ी जंग के शिकार हो चुका था। हमारा ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से चला गया था, लेकिन फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद बनेगी, फिर 81 में भी मर्दमशुमारी हुई। उसके बाद जो है मर्दमशुमारी तवातुर के साथ, तसलसल के साथ नहीं हो सकी है। ये हमारी हुक्मरानों की बहुत बड़ी गलती है, वो मर्दमशुमारी नहीं कर सकें। अगर मर्दमशुमारी हो और ईमानदारी से हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज कैसे करेंगे। अगर आपको आपका अंदाज़ा गलत तो आपका हमें पता है कि लाहौर की आबादी बड़ी है, लेकिन लाहौर की आबादी कराची से बिल्कुल बराबर तो नहीं आ गई है। हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल। हाँ, लेकिन अब तो ये दिखाया गया है कि लाहौर और कराची की आबादी एक जितनी है। और कराची जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 81 के आज से तकरीबन 40 साल पहले के फिगर जो हैं, वो कराची 40 साल से भी कम अरसे में, 30-32 साल में कराची की आबादी क्या हुई थी? वो हुई थी 51 लाख, और आपने अभी बताया कि 4 लाख से 51 लाख तक पहुंची थी। अब 51 लाख से बढ़कर जो है सिर्फ 1.5 करोड़ बनी है। भाई क्या बात कर रहे हैं यार आप। कराची की आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इन्फ्लेशन है यहाँ पर। कराची पर एक दबाव भी थी आबादी का, दूसरे मुल्कों से बहुत से। अब कोई बर्मी कॉलोनी वहाँ तो नहीं होगी लाहौर में। लाहौर में कोई आपके पास बांग्लादेशी आबादी तो नहीं होगी। लाहौर में आपके पास जो है वो ईरान और अफगानिस्तान के लोग आए, वो इतने तो ज़्यादा तादाद में नहीं होंगे। हमारे यहाँ कराची में हर तरह के, हर नस्ल के, हर जगह के लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं। उनकी कॉलोनियाँ, आबादियाँ, बहुत बड़ी आबादियाँ बनी हुई हैं। और एक तो हमने वो एक नारा बनाया था कि जो एलियन थे उनके बारे में, जो गैर मुल्की हैं उनके बारे में हम फैसला करें, वो कर ही नहीं सके। वो आपके यहाँ बस गए, आपके उनको आबादी को मान लिया गया। श्रीलंकन यहाँ रहते हैं, फिलिपीनी यहाँ रहते हैं, और दूसरी दुनिया से आए हुए लोग रहते हैं, और आपके यहाँ अकोमोडेट भी हो जाते हैं, आपके यहाँ उनके डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं, उनकी सब चीज़ें भी बन जाती हैं। और जो पाकिस्तानी होते हैं वो रुल रहे होते हैं, उनको नहीं मिलता है। उनको अपने जायज़ डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए उनको परेशान होना पड़ता है, और नादरा के अफसरान जलील करते हैं लोगों को, जिनके रियल जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो हज़ार साल से जिनके नस्ल दर नस्ल यहाँ रह रहे हैं, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनते हैं। तो असद उमर साहब की जो कल मुलाकात हुई है बहादुराबाद में एमक्यूएम के वक्त से, उस पर इस बात पर इत्तेफाक हुआ है, उन्होंने इंदिया दिया है कि दोबारा से मर्दमशुमारी करवाई जाएगी। तो आपको लगता है ये वाली गवर्नमेंट करवाएगी दोबारा मर्दमशुमारी? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है। इनको बहरहाल एक आबादी का अंदाज़ा लगाकर वसाइल का एलोकेशन करना चाहिए, और उसके बाद सही मर्दमशुमारी भी कराई जानी चाहिए। यह बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है मर्दमशुमारी के नाम पर। कराची की आबादी को नहीं गिना गया। पाक सरजमीन पार्टी ने इल्ज़ाम एमक्यूएम पे लगाया, वो कह रहे हैं 2 सीटों के बदले इन्होंने मर्दमशुमारी के ऊपर। देखिए, वो उनके सियासी हरीफ हैं, उनसे निकले हैं, उनकी पार्टी से निकलकर वो दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनकी बात शिकायत जायज़ भी होंगी, उनके बाद शिकवे गिले जायज़ भी होंगे, उनके बाद इल्ज़ामात जायज़ भी हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अलावा हम सबको अगर मिलजुल कर एक पेज पर आकर चीज़ों के बारे में सोचें और कहें कि यार इस मसले का, शहर के मसले का हल निकालना है, तो फिर ज़्यादा बेहतर होगी। कराची में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उसमें बैठ कर सिफारिशात बने जाए, फिर उन सिफारिशात पर अमल किया जाए और तमाम इदारे इस पर एक पेज पर आएँ, तो कराची शहर का एक बेहतर मुस्तकबिल जो है वो तय किया जा सकता है अगर सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे। सही है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के हवाले से करने की बात कर लेते हैं। लगारी साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो इस बात की मुखालफत कर दी है। वो कहते हैं आईनी तरमीम होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं ये ऊँट किस करवट बैठे? ओपन बैलेट के थ्रू करवाने के लिए आईनी तरमीम करवाएगी हुकूमत, या फिर जैसे पहले होते थे वैसे ही होंगे? आपको तो मैंने पहले दिन ही कहा था जब ये मामला आया था, मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता है। ना आईनी तरमीम करना इनके हाथ में है, और ना ही ये खुफिया रायशुमारी करा सकते हैं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। तो ये आइन के लिए जाना पड़ेगा इनको, आइन में अमेंडमेंट के लिए। तो इनके पास तो वो अददी अक्सरियत भी नहीं है। इवन आ जाएं
मैं ये कहता हूँ कि अगर वो इसमें आ भी जाते हैं सेनेट में, वो अपनी एक किसी तरह से अपनी अक्सरियत बना भी लेते हैं, तो भी कौमी असम्बली में तो उनके पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो बनाएं। बाकी जमातें मुखालफत क्यों कर रही हैं? अच्छा, वो बिल्कुल अच्छी बात सही है ना, कर रहे हैं। और हॉर्स भाई ट्रेडिंग मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसकी तकद्दुस ही ये होता है कि आप अपने लोगों को बिकने से बेचें, आप लोगों अपने लोगों को जो है वो सेटिस्फाई करें। आपकी गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए कि लोग तालियां बजाते हुए आपके साथ चलें और आपके साथी आप पर एतबार करें। अगर आपके अपने साथी एतबार नहीं करते हैं आप पर, तो ये आपका मसला है। ये नहीं है कि आप आइन के तकद्दुस को पामार करें। अच्छा जी, इसमें कौन सी खराबी है कि जी अगर ये खुफिया रायशुमारी के तहत हो जाएं और खुफिया तौर पर जो है इनको किया जाए, क्यों खुफिया तौर पर ना एलानिया तौर पर और शो ऑफ हैंड हो जाए, क्यों शो ऑफ हैंड हो जाए? अगर आइन में लिखा हुआ है कि खुफिया तौर पर हो, तो ये इतनी बज़द क्यों है हुकूमत के जनाब वो इसको शो ऑफ हैंड के जरिए करना चाहते हैं? खरीदो फरोख्त तो सारी तो पार्टियां खरीदो फरोख्त उस वक्त ना करते ना जब सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। तो फिर किस तरह से इसी हुकूमत ने 14 वोट अपने हक में कर लिए थे? किस तरह कर लिए थे? अब उनको बहुत बुरा लग रहा है। तो उस वक्त जो चीज़ अच्छी है तो आज भी अच्छी है, कल भी अच्छी थी। जो चीज़ बुरी है वो कल भी बुरी थी, आज भी बुरी है। तो आप उस वक्त कल आपके लिए अच्छी थी जब आपने चेयरमैन सेनेट को बरकरार रखना था, तो आपने कहा कि ठीक है जी, अपोजिशन के 14 वोट उठा लो, जेब में रखो और उनको जनाब इस्तेमाल कर लो। जबकि वो खड़े हुए थे तो 64 थे, और जब बैठे तो मालूम हुआ खुफिया कम उसकी तरफ गए वोट डालने के लिए, तो तादाद कम हो गई। तो उस वक्त गलत हुई थी, तो अब भी गलत। अब आप उसको भुगतें, इसलिए कि उस वक्त तो आप जीत गए थे। अब आप मैं कहता हूँ आइन के अंदर तरमीम करके आपको जो भी आइनी तरमीम करनी है, ये बेसिक ढांचा नहीं है आइन का, इसमें आप तरमीम कर सकते हैं, लेकिन आइन में वो तरमीम नहीं कर सकते हैं जो आपके पाकिस्तान के बेसिक स्ट्रक्चर को ही तब्दील कर रहे हैं। अच्छा। तो भाई हम खुदा ना खास्ता ये कहेंगे जी हमने इस मुल्क का नाम कुछ और रख रहे हैं, तो ये तो नहीं कर सकते आप। पाकिस्तान ही रहेगा इसका नाम, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही रहेगा, आप उसका नाम तब्दील तो नहीं कर सकते। और अगर इस तरह का आइन के अंदर दर्ज है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर ये हकूक़ का चार्टर दिया गया, आप कहें कि नहीं हम इसको नहीं मानते हैं, तो वो ऐसा तो नहीं चल सकता है। और आपको ये तरमीम तो आप ला सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन आइन का तकद्दुस ये कहता है कि जो चीज़ आइन में दर्ज है आप उसी पर मिनवान अमल करें, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया है, और फिरदौस आशिक अवान साहबा ने एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात का इंदिया दिया है। आपको लगता है कि कोई बातचीत हो जाएगी दोनों के बीच में, या हुकूमत के लिए आगे मुश्किलात ही हैं अपोजिशन? देखिए, हुकूमत अगर अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए, अगर ये माफियाज पर कंट्रोल करे, जो मेरा ख्याल है कि नहीं कर सकेगी, बहुत मुश्किल है माफियाज पर कंट्रोल करना। माफियाज के ये बेनिफिशरीज है। हुकूमत जो है उसकी बगल में, उसके साथ, उसके आगे पीछे, उसके दाएं बाएं जो है वो माफियाज से वाबस्ता इंटरेस्ट ऐसे लोग हैं जिनके मफादात हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, वो उनके साथ मौजूद हैं और उन्हें खुद बिठाए हुए हैं। तो वो कैसे उन लोगों को जो है हटा कर, पहली गवर्नमेंट नहीं है, सारी हुकूमतें ही माफियाज के हाथों यरगमाल बनती रही। तो फिर हम उन लोगों को समझ लेना। आज तो एक काम कर सकते हैं ना कि जो हर हुकूमत के साथ रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं ना। अच्छा। मैं फिर उसकी लिस्ट बताऊंगा तो फिर ये सारे के सारे नाराज़ हो जाएंगे कि यार हमारा नाम भी ले लिया है। कौन था परवेज़ मुशर्रफ के साथ, कौन था नवाज शरीफ के साथ, फिर कौन था आसिफ जरदारी के साथ, फिर कौन आज इमरान खान के साथ है। एक पूरी की पूरी लिस्ट बनती है और कहते हैं साबिक हुकूमत में बुरा किया। यार साबिक हुकूमत में आप लोग बैठे हुए थे, कौन थे? मैं इंतहाई अदब से, एहतराम से ये कहता हूँ कि जुबैदा जलाल पहले भी थी, अब भी हैं, शेख रशीद, और शेख रशीद साहब तो हर दौर में रहे हैं। और इस तरह से जो है अपना डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा वो हर हुकूमत में रही हैं। आप शाह महमूद कुरैशी हर हुकूमत में रहे। इस तरह से हम नाम लेते जाएंगे तो क्या होगा, पता चलेगा कि पूरी हुकूमत में अकेले इमरान खान है जो अपनी पार्टी के हैं, या एक उनके साथ असद उमर बहुत बाद में शामिल हुए, वो हैं। कहाँ हैं, कौन मेराज मोहम्मद खान, कहाँ मेराज मोहम्मद खान के नज़रियात जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे, कहाँ उनके तस्वुरात। अब तो एक और अब आप वो कहते हैं नहीं मैं तो फलां जगह पर किसकी गोद में नहीं पला हूँ, मैं तो GHQ में के उसमें नहीं। कम से कम इस बात को तो उन्होंने मान लिया कि कुछ पार्टियां या कुछ लोग थे जो GHQ की नर्सरी में पढ़े थे, और GHQ में कोई नर्सरी है इसके बारे में खुद इमरान खान साहब ने तस्दीक की है कि वो ये कहा है कि हमने वहां पर नहीं पले हैं। ये उन्होंने साहब का नाम लिया, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का, उन्होंने उनका नाम लिया है कि नर्सरी में, और मैं नर्सरी में। भाई आप नर्सरी के बगैर ही पले हैं, लेकिन अब जरूरी थोड़ी है कि सिलेक्टेड के हवाले से जाहिर है जवाब तो देना था ना उनको। सिलेक्टेड कहते हैं तो उन्होंने जवाब तो देना था ना। और फिर इनके जवाब से कौन मुतमईन हुआ है? इनके जवाब से कोई मुतमईन पाकिस्तान में एक कामनर से पूछें
कि ये आसमान से कैसे ज़मीन पर आए हैं, तो पता चल जाता है आपको, आम आदमी बता देगा। इस प्रोग्राम में अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि मौजूदा दौरे हुकूमत में एक और चीनी स्कैंडल सामने आ गया है। लगारी साहब, पहले जो एक स्कैंडल सामने आया था उसके बाद तहकीकात सामने, कुछ लोगों के नाम भी सामने आए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब एक और चीनी स्कैंडल सामने आ गया, होगा क्या? कुछ नहीं, जैसे पहले कुछ नहीं हुआ, जैसे पहले कुछ नहीं हुआ है, अब भी कुछ नहीं होगा। जो पहले इस चीनी माफिया के बादशाह थे वो सारे के सारे आराम से, चैन से, सुख से सो रहे हैं और उनको कोई बात नहीं है। वो चैन की नहीं चैन की बांसुरी बजा रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। देखें, ये मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि ये माफिया गवर्नमेंट है भाई। अच्छा। इसलिए कि माफिया का रूल है, माफिया जो चाहे करे। आप देखते हैं किस तरह से बिजली के बिल बढ़ते हैं, आप देखते हैं किस तरह से पेट्रोल के वो बढ़ते हैं, नर्ख बढ़ते हैं। एक महीने में कई बार बढ़ रहे हैं और इसी बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं। भाई आखिर इन तमाम चीज़ों का, चीनी की कीमतें बढ़ती हैं, आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, ये इन चीज़ों का बेनिफिशियरी कोई है? कोई ना कोई तो है ना बेनिफिशियरी। जो बेनिफिशियरी वही माफिया, और जो माफिया वो वहाँ बैठी हुई है जहाँ सरकार खुद बैठी हुई है, जहाँ हुकूमत खुद बैठी हुई है, जहाँ हुकूमत के ये जो कह रहे हैं हम रियासत मदीना है, भाई आप वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ पर ये सारा धंधा वाला लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, लोगों से जीने का हक छीना जा रहा है, लोगों के नाने शबीना ख़त्म किया जा रहा है, लोग अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, लोग अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, लोग गुर्बत की निचली सतह पर गिर रहे हैं। हम रोज़ सीख रहे हैं इस बात को, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये हुकूमत कान धरने को तैयार नहीं है और अपने भौं पर बिठा देती है कि जाओ तलकीन करो, जाओ लोगों को बताओ कि ये झूठ के ऊपर एक और झूठ घड़ो, एक झूठ के बाद एक झूठ बने। बड़े बड़े शानदार किस्म के लच्छेदार गुफ्तगू करने वाले आकर लोगों को बताते रहते हैं हम नहीं हैं चोर, चोर तो वो हैं। और भाई यार इसमें क्या हो रहा है? तो ये सिर्फ एक मसला नहीं है, ये जो गैस बहरान है सर्दियों में वो इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि लोग नहीं, कराची में लोगों के पास ईंधन नहीं है, मिट्टी का तेल लेकर चूल्हे जला रहे हैं या लकड़ियां जलाकर लोग खाना पका रहे हैं। ऐसी सूरत हाल हो चुकी है। और कहाँ? सिंध में जो 80% से ज़्यादा वो जो है प्रोड्यूस कर रहा है गैस, उसके साथ ये हो रहा है। आपने पूरे के पूरे 50, 60, 70 साल तक आपने सुई की गैस को इस्तेमाल किया। सुई के बाहर जो गांव हैं वो आज भी लकड़ियां जलाते हैं उस सुई के मकाम पर। सुई कौन सा आपने डेवलप कर दिया था? सुई के साथ भी यही हुआ था। अब सिंध के अंदर से गैस निकल रही है, वो भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। सिंध के लोगों को गैस नहीं मिल रही है, जबकि सिंध के लोग गैस प्रोड्यूस करते हैं। कोई मैार बनाया जाए। सीएनजी स्टेशंस बन रहे हैं और अब भी सिर्फ 24 घंटों के लिए खुले हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। तो अब लोग क्या करेंगे? लोग जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो क्या करेगा? और आपका इंडस्ट्री का, आपकी इंडस्ट्री आप करें, तरक्की हो रही है भाई, तरक्की चल रही है। हमने इंडस्ट्री का पहिया चलाया, हमने टेक्सटाइल को बाहर कर दिया। भाई कैसे? आपके पास तो फ्यूल ही नहीं है, आपके पास तो गैस नहीं है, आपके पास तो बिजली नहीं है, आपके पास तो कोई चीज़ है नहीं, कैसे चला रहे हैं आप? सही है। लगाई साहब, टाइम शॉर्ट है। अफगानिस्तान में आज जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सुप्रीम कोर्ट की 2 खवातीन जजेस हलाक हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अफसोसनाक है, बहुत दर्दनाक है इस तरह के वाकयात जिसमें दहशतगर्दी इन्वॉल्व हो। में भी इस तरह के वाकयात बहुत होते हैं। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में हूँ। पाकिस्तान में ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन हुए हैं उनके नतायज अच्छे निकले। उसके बावजूद देखा आपने बलूचिस्तान में हमारे 7 जो जवान हैं उन्हें शहीद किया गया है और उसके बाद 11,000 मजदूर जो हैं उनको कानकुन जो थे उनको शहीद किया गया। इस तरह के वाकयात होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन को हलाक किया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के या सुपीरियर जुडिशरी के जजेस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, अरे भाई रियासत तो इसी का नाम है ना। अगर रियासत के जो पिलर हैं, आप अगर पिलर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं तो पर आम लोग क्या कहें? आम आदमी तो खुद को महफूज नहीं समझ सकता, कैसे महफूज समझेगा अपने आप को? और ये देखें, जब आलमी हम अखाड़ा बनते हैं ना, जब दुनिया की जंगों का अखाड़ा बनते हैं तो फिर हम बनाना स्टेट बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को इस रीजन के अंदर एक बनाना स्टेट बनाया गया है जिसको सिर्फ माफिया के हवाले किया गया कि चलाए जाओ चलाए जाओ। पूछता कोई नहीं है कि कितने खरबों की जो है वो यहाँ असला बेचा गया, हीरोइन बेची गई, उसके पैसे कहाँ हैं? आपकी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसके अलावा जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो कैसे चल रही है, उसकी नहरें कैसे बह रही हैं, कोई हिसाब नहीं करता है।
हम बहुत बुरे हालात में, आम आदमी के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब आज के। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने कहबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।